कैलकुलस एक इंटीग्रल ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसके बिना काफ़ी चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी किसी चीज़ का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एक ख़ास टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही थी, उसकी वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा था, कोई और पैरामीटर भी जिसका हमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर बहुत थोड़े से टाइम के लिए निकालना होता है, बहुत थोड़े से चेंज के लिए निकालना होता है, वहाँ पे कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए जो वेलोसिटी है वो आप पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इन फैक्ट चेंज इन पोजीशन होता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर किया, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आ जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वैसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, जैसे एक बस जो है वो चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली गई, तो टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको नई पोजीशन में से पुरानी पोजीशन माइनस करके, जिसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1 या डेल्टा x से डिनोट कर सकते हैं, वो एक बड़ा चेंज इन पोजीशन है। लेकिन अगर हम बस को थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करें, बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा ना लेके छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेटस से बस यहाँ थी और थोड़ा सा टाइम का मतलब 0.001 सेकेंड, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, उतने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट एज यू आर सीइंग इन द लोअर डायग्राम, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हमें dx लिखना है। बड़े डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x, छोटे से को dx। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगा ऑब्वियसली वो भी बहुत छोटा सा होगा, उसको dt लिखा जाएगा। सो वेलोसिटी जब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस कि बस जब इस पोजीशन में थी तब बस की वेलोसिटी क्या थी, तब उसको लिखना पड़ेगा v इक्वल टू dx बाई dt। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी जब निकालनी है तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसको टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, उससे आती है एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जिसको dx कहेंगे उसको dt से डिवाइड करना होगा। तो ये dx बाई dt इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम बोला जाता है इसको, और ये वेलोसिटी के इक्वल है। इसी तरह से आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये dx बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ये सब जो हैं ये कैलकुलस के अंडर आते हैं, और dx बाई डी टी को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब भी d बाई डी टी किसी चीज़ के साथ लग जाता है या d बाई डी एक्स लगेगा, d बाई डी वाई भी हो सकता है, तो उन सभी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो एट प्रेजेंट आपके सामने जो है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। d बाई डी टी ऑफ x इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये dx बाई डी टी निकालना कैसे है? जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। जैसे आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अलावा और तरह की डिपेंडेंस भी हो सकती हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको x का रिलेशन टाइम के साथ पता है, एग्जाम्पल के लिए आपको फाइंड करना है सपोज dx बाई डी टी एंड यू नो x डिपेंड्स अपॉन टाइम एज 2t क्यूब माइनस 7, यानी टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी तो x होगा 1 सेकेंड पे बेटा 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 7 इज माइनस 5। when x is equal to 2 cube is t is equal to 2 cube is 8, 8 into 2 is 16, 16 minus 7 that is 9। तो 1 सेकेंड पे x की वैल्यू थी -5,
2 सेकंड पे x की वैल्यू हो गई 9 एंड सो ऑन। तो अलग अलग टाइम पे x की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, दैट मीन dx/dt निकालने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा। उसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स जो हैं उनको हमने इस ब्रांच के अंडर स्टडी करना है। सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद इट, यानी हाउ टू गेट dx/dt इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। सो इसमें रूल्स हैं, हम वही करेंगे जो फिज़िक्स में यूज़ होने हैं। तो रूल्स आर, रूल नंबर 1, टू हैव d/dx ऑफ x पावर n, यानी डेरिवेटिव ऑफ x पावर n या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। उसके लिए रूल है कि जो n है यानी पावर, इसको आगे प्लेस करना है और x की जो ओरिजिनल पावर थी उसमें से एक लेस कर देना है। दोबारा d/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू x पावर n-1। सिंपल प्रोसीजर है, जितना पावर था x का वो आगे लगा देना है और x की पावर को जितना था एक लेस कर देना है। यही रूल 90% यूज़ होगा फिज़िक्स में। ये आता है तो आपको समझो फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन जहाँ पे यूज़ करनी है आपको 90% आता है, और ये रूल इतनी बार यूज़ हो जाएगा कि आपको वैसे भी मगअप हो जाएगा रिपीटली यूज़ होने पे। एग्जाम्पल के लिए d/dx ऑफ x पावर 17 वो होना चाहिए इक्वल टू, x का पावर है 17 वो आगे लिखा, x की पावर 17 थी, एक लेस कर दिया, x पावर 16 आ गया। अनदर एग्जाम्पल d/dx ऑफ x पावर -3 को आगे लिख दिया, x की पावर -3 थी, उसमें से 1 और माइनस कर दिया तो आ गया -3x पावर -4। सो आई थिंक रूल शुड बी क्लियर नाउ। फर्स्ट रूल, x पावर n अगर है तो n को आगे शिफ्ट करना है, x की पावर में से एक लेस कर देना है। दिस इज अ रूल टू बी यूज्ड एट द मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दूसरा है d/dx ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, यानी अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं करती, चेंज ही नहीं होती उसके चेंज होने से, उनको कांस्टेंट्स कहते हैं। कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करोगे आंसर वो टर्न आउट टू बी 0। इनफैक्ट कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता, जिस चीज़ के आगे d लग जाए उसका मीनिंग है चेंज इन दैट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट ने चेंज नहीं होना, तो दैट मीन्स d ऑफ कांस्टेंट इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर इज गोइंग टू बी 0। सो फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ 9.8 इज अ कांस्टेंट नंबर, आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली d/dx ऑफ pi is also a number, constant number. It doesn't have any dependence on x. x की वैल्यू जो मर्जी होती रहे, पाई ने पाई रहना है, तो इसका आंसर भी 0 एंड सो ऑन। सो दो रूल्स आपके हो गए। फर्स्ट वाज d/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n-1। इसको बार बार रिपीटली जब यूज़ करेंगे, बोलेंगे, आपको रट जाएगा। जैसे आपको अपना नाम याद है, ये भी याद हो जाएगा। सेकेंड रूल इज d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। रूल 3, अगर d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन हो, प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। पहले हमने किया रूल नंबर 2 जिसमें d/dx ऑफ ओनली अ कांस्टेंट था। कांस्टेंट मींस जस्ट नंबर, जैसे 9.8, पाई, 27, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अकेला कांस्टेंट है तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अब जो रूल है इसमें कांस्टेंट इनटू समथिंग भी है, कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे x का क्यूब हो सकता है। उस केस में रूल्स ऊपर वाले ही यूज़ होने हैं, रूल नंबर 1 ही यूज़ होगा, एक्सेप्ट दैट ये जो कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाइड है ये d/dx से बाहर निकाल देना पड़ेगा, यानी d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मीन्स x पावर 7, x क्यूब, 1/x, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और d/dx ऑफ x बचेगा। उसके लिए वही रूल है पुराना, यानी ऊपर वाला रूल नंबर 1, उसी को यूज़ करिए और दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे दिस रूल जस्ट सेज कि कांस्टेंट को बाहर रखना है। एग्जांपल के लिए d/dx ऑफ 5x², 5 को बाहर निकाल देंगे, x² को वहीं रहने देंगे एज इट इज़, दैट इज़ 5 बाहर आ गया, x² को वहीं छोड़ दिया। x² को कैसे डिफरेंशिएट करना है उसके लिए नया रूल नहीं है, पुराना ही है। रूल नंबर 1 पे जाइए। x² को डिफरेंशिएट करने पे पहले पावर n यानी नीचे आएगी, पावर इज 2,
2 को पहले नीचे लिख दिया और x का पावर जितना था उसमें से 1 लेस कर दिया, 2 - 1, तो 5 × 2 हो गया 10 और x पावर 1 इज सिंपली x, 10x। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। 3t⁴ को d/dt करना है, तो 3 को पहले बाहर निकालेंगे, t⁴ बचा, t⁴ को करेंगे डिफरेंशिएट तो 4 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 लेस हो जाएगी, दैट इज 4 × t⁴ - 1 जो कि बनेगा t³। तो 4 × 3 करेंगे 12t³। So third rule is d/dx of constant into a function is equal to constant into d/dx of that function। सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो 3 रूल हो गए। d/dx of x power n is n x power n - 1। कांस्टेंट अलोन हो 0, कांस्टेंट इनटू समथिंग हो, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकालना है। रूल ऊपर वाले यूज हो जाएंगे फिर से। एंड द लास्ट रूल, इफ यू हैव मल्टीपल फंक्शंस, यानी fx भी है, hx भी है, gx भी है, ये 3 फंक्शन हो गए। जैसे यहाँ पे हो सकता है x³ लिखा हो, यहाँ पे 5x² लिखा हो और यहाँ पे जस्ट 29 लिखा हो। तो जैसे आप ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है वो अंदर जाके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेम वे जो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो भी हर टर्म पे इंडिविजुअली अप्लाई होगा। तो यानी d/dx को fx पे भी अप्लाई कर दो, d/dx को hx पे भी यूज़ करो, d/dx को gx पे भी यूज़ कर दो। एग्जाम्पल, you may have some quadratic equation like this, 3x² + 7x - 9, इसका d/dx करना है। तो इक्वल टू, पहले d/dx को हर एक टर्म पे अप्लाई कर दो, तो सभी जगह d/dx d/dx d/dx, साइन नहीं चेंज होंगे, प्लस माइनस जैसे था वैसे ही रहेगा। अब रूल्स जो पीछे आपने पढ़े वो यूज़ करिए। यहाँ पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन वाला रूल यूज़ होगा, यानी 3 को बाहर निकालेंगे और x² को करेंगे डिफरेंशिएट। फिर यहाँ पे 7 बाहर आएगा और अलोन x को करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। अकेले 9 के लिए कौन सा रूल यूज़ होगा? रूल नंबर 2, बिकॉज कांस्टेंट का आंसर क्या होता है? 0। और इन दोनों केसेस में हमने रूल नंबर 3 यूज़ कर दिया। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग x² का आएगा 2 आगे आ जाएगा, x पावर 1 लेस कर देना है, 2 - 1 बचेगा। 9 का हमने सीधा 0 लिख दिया और 7 बार पढ़ा था, x पावर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आगे आएगा, x का पावर 1 - 1 हो जाएगा 0, इक्वल टू 3 × 2 6, x पावर 1 x प्लस 7 x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 6x + 7 इज द आंसर। दोबारा फिर देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म्स हैं, d/dx पहले तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दीजिए, 3 बाहर चला जाएगा, 7 बाहर चला जाएगा। x² को डिफरेंशिएट किया 2x आएगा, x अलोन को डिफरेंशिएट किया 1 आगे, x का पावर जितना था उसमें से लेस 1 और कांस्टेंट अकेले का 0, तो आंसर becomes 6x + 7. So in total we have 4 rules to be repeatedly used. d/dx of x power n is n into x power n - 1. d/dx of a constant is 0. d/dx of constant into a function में constant को just बाहर निकालना है, and remaining rule number 1 and rule number 2 are again applicable. Fourth rule is if you have more than one term to be differentiated, उस केस में d/dx हर टर्म पे अप्लाई करना है और ऊपर के रूल्स फिर से यूज कर देने हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। d/dt of 4t³ - 5t² + 45 इक्वल टू, पहले d/dt हर एक पे यूज कर दिया, इसके बाद कांस्टेंट का यानी 4 का तो आंसर 0 आएगा। कांस्टेंट 4 को बाहर निकालिए, 5 को बाहर निकालिए और यहां पे आना था 45। d/dt of 45 वुड बी 0। t³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आएगा, t की पावर 3 - 1, 5 बाहर था, t² को डिफरेंशिएट किया 2 × t पावर 2 - 1 और 45 का आएगा 0, यानी आंसर आया 12
t square, 5 into 2 10 t power 1. So 12t square minus 10t. This was all about differential calculus. डिफरेंशियल कैलकुलस जहाँ एक खास छोटे से ड्यूरेशन में क्या चेंज आया उसको स्टडी करता है। इंटीग्रेशन इससे उल्टा है। इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्ट जो है उसके छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करके टोटल में क्या चेंज आया वो निकाला जाता है। dx इज़ वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो वो dx सारे ऐड कर लेंगे, टोटल चेंज इन x क्या आया उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस। सो मैं रिपीटेडली एक टर्म यूज करता रहूँगा, इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, इंटीग्रल कैलकुलस मीन्स चीज़ों को ऐड करना है, छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करना है। सो इट इज़ अपोजिट टू डिफरेंशिएशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज समिंग अप ऑफ स्मॉल चेंजेस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अब दिखाना कैसे है इसको, तो ये है साइन ऑफ इंटीग्रल, एस की शेप में होता है, लंबा सा खींच देना है, यहाँ पे वो फंक्शन आएगा जिसका इंटीग्रेशन होना है और dx जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होना है। एग्जाम्पल के लिए लिखा हो सकता है इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 dx, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल x क्यूब dx, इंटीग्रल x क्यूब dx। तो इसमें रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज सेम, अगर x पावर n dx को करना है इंटीग्रेट, तो अपोजिट टू डिफरेंशिएशन जिसमें पावर को एक से लेस कर दिया जाता था, अब पावर 1 से इंक्रीज होगी, तो x पावर n प्लस 1, वहाँ पे ओल्ड पावर से मल्टीप्लाई करते थे, ओल्ड पावर से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में नए पावर से डिवाइड होगा। दो चीज़ें बोल दी मैंने, नंबर 1 पावर को इंक्रीज होना है, n थी पावर पहले, अब n प्लस 1 होगी और नई पावर से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए x पावर 7 dx ऑन इंटीग्रेटिंग यू वुड गेट x पावर 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 प्लस 1 8, दैट इज x पावर 8 बाई 8। अनदर केस 1 बाई एक्स क्यूब dx, इसको पहले आप न्यूमरेटर में ले जाके इस फॉर्म में लेके आइए कि x का पावर कितना था, ये 1 बाई एक्स का पावर है, तो x पावर -3 ऊपर जाके बन जाएगा ये न्यूमरेटर में। अब इंटीग्रेशन करिए, ये आएगा x पावर -3 प्लस 1 अपॉन न्यू पावर दैट इज -3 प्लस 1। सो ये बना x पावर -2 बाई -2, तो माइनस को बाहर लिख दो, x पावर -2 को नीचे लाएंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। So answer is 1 by 2x square. So first rule of integration, as told, integration is summing up, totaling, adding up. इस फंक्शन को बोलेंगे इंटीग्रेंड और dx वो वेरिएबल है जिसके रिलेटिवली इंटीग्रेशन होना है। पूरे को पढ़ेंगे इंटीग्रल x क्यूब dx। तो फर्स्ट रूल इज इफ़ यू हैव x पावर n dx देन इन इंटीग्रेशन पावर ऑफ n इज इंक्रीज, पावर ऑफ x इज इंक्रीज बाय 1, यानी n प्लस 1 हो जाएगा और नए पावर से आपको डिवाइड करना है, यानी x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। एक एग्जाम्पल हो चुका है, इंटीग्रल ऑफ x पावर 7 dx is x power 7 plus 1 that is 8 upon 7 plus 1 8। सो पावर को 1 से इंक्रीज किया और नए पावर से डिवाइड कर दिया। सेम वे इफ़ यू हैव 1 बाई एक्स क्यूब dx, तो x को पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट करिए ताकि पहले इंटीग्रैंड को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया जा सके। अभी ये x डिनोमिनेटर में था, ऊपर लेके आएंगे तो x पावर -3 हो जाएगा जो कि x पावर n के फॉर्मेट में है। अब इसमें पावर में 1 ऐड करना है, मींस पावर -2 हो गया और -2 से डिवाइड करना है। सो आंसर इज x पावर -2 डिवाइड बाय -2 विच इज इक्वल टू -1 बाय 2 एंड x पावर -2 था उसको नीचे ला के आप x स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकेंड रूल,
इसमें अगर सिर्फ dx हो, इंटीग्रल dx, विच मीन्स आपको ऐड करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, dx मीन्स थोड़ा सा चेंज इन x। तो जब थोड़े थोड़े चेंजेस को आप थोड़े से को लिखेंगे dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx करेंगे तो टोटल चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा, उसको x लिखा जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ ओनली dx इज x, सेम वे इंटीग्रल ऑफ dt इज t, इंटीग्रल ऑफ d थीटा इज थीटा, इंटीग्रल ऑफ dz इज z, एंड सो ऑन। रीजन, इंटीग्रल dx कैन बी रिटन एज 1 इंटू dx, 1 को लिख सकते हैं x पावर 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो है, फर्स्ट फॉर्मूला x पावर n dx यूज करें तो x पावर 0 था, इंटीग्रेट होने के बाद 0 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय न्यू पावर 0 प्लस 1, x पावर 1 बाय 1, x पावर 1 कैन बी रिटन एज ओनली x, डिवाइड बाय 1 को छोड़ो, ओनली x लिख दो, तो इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x। थर्ड फॉर्मूला इज सेम वे लाइक डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन हो, वहाँ भी हमने डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया था, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आएगा, और बाकी का फंक्शन रूटीन मेथड से, जो रूल नंबर 1 है या रूल नंबर 2 है, उसी के थ्रू इंटीग्रेट होना है। एग्जाम्पल के लिए, इंटीग्रल 20x पावर 9 dx, पहले 20 को बाहर कर दीजिए, अब बचा x पावर 9 dx इंटीग्रल, x पावर 9 का इंटीग्रल आएगा, 9 में 1 ऐड किया, x पावर 10, 10 से डिवाइड कर दिया तो x पावर 10 बाय 10, बट बाहर 20 भी आएगा, तो 10 से 20 को आप कैंसिल कर सकते हो, यानी 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 2x पावर 10। कांस्टेंट को बाहर निकालना है, पावर को 1 से इंक्रीज करना है और नए पावर से डिवाइड करना है। बाकी मैथमेटिक्स है, 10 से 20 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स पावर 10 बचेगा। सेम वे 8t क्यूब dt हो, 8 को बाहर निकालिए, t क्यूब का इंटीग्रल t पावर 4 बाय 4, 4 से 8 2 पे कैंसिल, तो 2t पावर 4, एंड सो ऑन। एंड लास्ट रूल, इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, देयर सम और डिफरेंस, सेम वे जैसे डिफरेंशिएशन जो था वो हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, उसी तरह से इंटीग्रल भी हर एक का सेपरेट किया जा सकता है। तो इसको ओपन करके आप इंटीग्रल fx dx सेपरेट, साइन सेम रहेंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ hx dx माइनस इंटीग्रल ऑफ gx dx, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में किया सेम वे यहाँ पे भी सेम रूल एप्लीकेबल है। सो फॉर एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ 4z क्यूब z स्क्वायर प्लस 22 dz, पहले इंटीग्रल का साइन सभी पे लगा के सेपरेट, हर एक के साथ dz 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 आएगा। इसके बाद कांस्टेंट्स को बाहर निकालिए, 4 बाहर जाएगा, यहाँ पे 1 था कांस्टेंट, ऐसे ही रहेगा, यहाँ 22 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। सो 4 बाहर कर दिया, 4 इंटीग्रल z क्यूब dz, दूसरा टर्म था z स्क्वायर dz, थर्ड टर्म में 22 बाहर, इंटीग्रल ऑफ dz। तो रूल था इंटीग्रल ऑफ dx इज x, तो इंटीग्रल ऑफ dz आएगा z। बाकी के लिए रूल नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, पावर को 1 से बढ़ाना है और नए पावर से डिवाइड करना है। तो आंसर होगा 4, z क्यूब का इंटीग्रल आएगा z पावर 4 बाई 4, z स्क्वायर का बनेगा z क्यूब बाई 3, 22 इंटू इंटीग्रल ऑफ dz आएगा z, रूल नंबर 2। सो 4 से 4 कैंसिल, आंसर शुड बी z पावर 4 प्लस z क्यूब बाई 3 प्लस 22z। So as told in very beginning, integration means addition, summing up। अभी जो इंटीग्रेशन हो रही है उसमें हमें सिर्फ ये पता है कि ऐड होना है, बट वेयर टू स्टार्ट एडिंग फ्रॉम, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ऐड करना है, वो अभी इंटीग्रेशन में नहीं आया। अगर हमें लिमिट्स भी पता चल जाए, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर डज इट फिनिश एट, कहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है,
उन इंटीग्रल्स को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स वुड हैव द लिमिट्स वेयर टू स्टार्ट द इंटीग्रेशन फ्रॉम एंड वेयर टू फिनिश इट। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट होगा, उनको रिस्पेक्टिवली फिनिशिंग पॉइंट को अपर लिमिट और स्टार्टिंग पॉइंट को लोअर लिमिट कहते हैं, और उसको एक्सप्रेस करेंगे। सच इंटीग्रल्स आर कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल्स। इनका समेशन की लिमिट्स होती हैं, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू फिनिश। इनको भी इवेल्युएट करने के लिए रूल्स सेम रहेंगे, एक्सेप्ट एक जो लास्ट स्टेप है वो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन होती है अपर और लोअर लिमिट्स की, व्हाट हैपन्स बेसिकली, इफ okay, this is a line ये लाइन सपोज 0 से स्टार्ट होती है, दिस इज 0, दिस इज सपोज 7 एंड हियर इज सपोज 22। जब आप इंटीग्रल 7 to 22 ऑफ सम क्वांटिटी से x पावर 3 dx करते हैं, उस केस में इंटीग्रल x को इंटीग्रेट करना है 7 से लेके 22 तक, फंक्शन है x³ dx। तो इंटीग्रेशन में रूल सेम यूज होगा जो पहले यूज किया आपने, रूल नंबर 1, यानी x³ का इंटीग्रल आना चाहिए x पावर 4/4। बट ये स्टेप पूरा करने के बाद यहाँ पे आप 2 लाइनें खींच देंगे और इसके राइट हैंड साइड पे लिखेंगे 7 to 22। जब आप x की जगह पे 22 पुट करते हैं, यानी 22 raised to power 4 कर देंगे, तो 0 से लेके 22 तक इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, सारा कुछ ऐड हो जाएगा। जब आप इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट अगर 22 है तो इंटीग्रेशन में 0 से लेके 22 तक सारा कुछ ऐड हो जाता है। इसी तरह जब आप x को 7 पुट करेंगे, यानी कि 7 raised to power 4 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 0 से लेके 7 तक सारा कुछ ऐड हो जाएगा। अगर हम 0 से 22 वाले में से 0 to 7 वाला माइनस कर दें, तो आपके पास बेटा 7 ऑनवर्ड्स 22 तक क्या हुआ वो निकल आएगा। आई थिंक यू आर फॉलोइंग माई पॉइंट। When you substitute 22 in place of x, तो 22 पावर 4/4 करेंगे तो 0 से लेके 22 तक सारा कुछ ऐड हो जाएगा। जब आप x को 7 पुट करते हैं तो 0 से लेके 7 तक सारा कुछ ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 7 से लेके 22 तक क्या हुआ, तो 0 से लेके 22 वाले में से 0 to 7 वाला आपको माइनस करना है। तो डेफिनिट इंटीग्रल में यू वुड हैव सर्टेन लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। पहले आपको अपर लिमिट डालनी है, उसमें से जो आंसर आएगा लोअर लिमिट वाला वो माइनस कर दीजिए, वो डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, डेफिनिट इंटीग्रल्स का आंसर भी डेफिनिट होगा। इट वुड बी अ नंबर, इट वुड हैव सम फिक्स्ड वैल्यू, यानी वेरिएबल्स नहीं आएंगे, उसमें फिक्स्ड क्वांटिटी आएगी। तो आगे एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आएगा अभी। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ 8t³ dt फ्रॉम 2 to 4। रूल्स वही पुराने हैं, नया रूल कोई नहीं है। 8 को पहले बाहर निकाला, t³ इंटीग्रल dt बचा। t³ का इंटीग्रल होता है t पावर 4/4। एक बार t को 4 पुट करेंगे
तो वो आ जाएगा 4/4/4 माइनस लोअर लिमिट करना होता है, t को 2 पुट करिए, 2/4/4 4/4 करेंगे तो आएगा 256, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 256 को 4 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा। इधर 2/4 यानी कि 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास 4। तो 64 ये वाले टर्म का आंसर और 4 इसका। 64 में से 4 माइनस हुए, रहेगा 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 480। सो दिस इज द वे हाउ डू वी इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल्स। दोबारा देखिए, 8t क्यूब को इंटीग्रेट करने का मेथड पुराना ही है, 8 बाहर जाएगा और t क्यूब का इंटीग्रल t/4/4 आएगा, उसमें कोई नया रूल नहीं है। ओनली एडिशन इज आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, पहले अपर लिमिट डालनी है, यानी कि t की जगह ये नहीं कि एक ही t होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यू मे हैव मोर देन 1 t's। सभी जगह जितने भी t's हैं उन सभी को 4 4 4 पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने पे उसको बोलते हैं अपर लिमिट। फिर डालनी है लोअर लिमिट, सभी जगह t's को 2 से रिप्लेस करिए, जितने भी t होंगे, अभी एक ही है, अभी एक ही बार आएगा, और लोअर लिमिट वाले आंसर को अपर लिमिट वाले आंसर में से माइनस करिए एंड यू वुड गेट द आंसर फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे बोला गया था कि डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर भी डेफिनेट आएगा, इस 480 में कोई भी t, कोई वेरिएबल x ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी। सो डेफिनेट इंटीग्रल में बस फ़र्क इतना है कि लिमिट्स होंगी। इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से करनी जैसे पहले कर रहे थे, जो पुराने 4 रूल्स थे वही लगेंगे, दैट इज x⁻n dx वाला, इंटीग्रल dx इक्वल टू x, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, सेम रूल यहाँ भी रहेगा। कई सारे फंक्शन का सम डिफरेंस हो तो इंटीग्रेशन को सभी पे स्प्रेड करिए, ये रूल्स नहीं चेंज होंगे, इसी मेथड से इंटीग्रेशन होगी। जस्ट ओनली चेंज इज कि आपको इंटीग्रेशन के बाद अपर और लोअर लिमिट्स डालने हैं टू गेट द फाइनल आंसर। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आंसर भी डेफिनेट होगा, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू फिनिश एट। डेफिनेट इंटीग्रल्स को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, उसको एरिया अंडर द ग्राफ से भी निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक सिंपल केस ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 4t dt होता, लिमिट्स वही पुरानी 2 to 4, तो 4t dt को इंटीग्रेट करना है, पहले तो 4 को बाहर निकालेंगे, t⁻1 dt रह गया, t⁻1 को इंटीग्रेट करने के लिए आएगा t⁻1 + 1 2/2 यानी t²/2। अपर लिमिट पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16/2 8, तो अपर लिमिट हो गई 8, लोअर लिमिट डालेंगे 2 स्क्वायर इज 4/2 इज 2, तो यहाँ पे आ गया 8 और इधर आ गया 2, 4 स्क्वायर 16/2 इज 8, 2 स्क्वायर 4/2 इज 2, 8 में से 2 माइनस किए 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 24। इसी को अब मैं एरिया अंडर द ग्राफ से निकालता हूँ। 4t को प्लॉट करना है y एक्सिस के अलॉन्ग, बिटवीन t टाइम और 4t को y के क्रॉस और t को x के क्रॉस प्लॉट करना है, और फिर उसका एरिया हम t = 2 से लेके 4 तक निकालेंगे। तो जरा ग्राफ पे नोट करिए, जब t = 1 होगा, ये देखिए इधर t = 1 पे 4t की वैल्यू क्या आएगी 4, t = 2 सेकेंड पे 2 × 4 8, when t is 2 y एक्सिस पे 4t की वैल्यू 8 आनी चाहिए, t = 3 पे 4 × 3 12 आना चाहिए, ये 3 पे चल रहा है और उधर ये कितने पे 12 पे, y एक्सिस वाला पॉइंट 12 पे आना चाहिए। फिर t को जब 4 रखा तो 4 × 4 16, तो 4 पे इसका आंसर 16 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ के नीचे 2 से लेके 4 तक का एरिया क्या बनता है। तो 2 मीन्स यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ये बना एक तरह का ट्रिपेजियम। 2 से 4 के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, लेट अस सी वो 24 आता है कि नहीं आता है। सो ये इसी ग्राफ को दोबारा रीड्रॉ किया हुआ है, जो शेडेड एरिया है वो 2 से लेके 4 तक 2 सेकेंड to 4 सेकेंड इस ग्राफ के नीचे का एरिया है। ये है बेटा एक ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड इसके हैं, ये वाला साइड है 8 और ये वाला साइड है 16। इट इज़ अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स 8 एंड 16 और उनके बीच में जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच में, यहाँ से यहाँ तक 4 था, ये 2 है, 4 माइनस 2 करेंगे तो इनमें जो गैप है साइड्स में या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं जिसको, वो 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स है यहाँ पे 8 प्लस 16 दैट इज 24 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 2। तो 24, ये 2 से 2 कैंसल, आंसर इज अगेन 24। सो व्हाट यू हैव सीन, चाहे तो आप डेफिनिट इंटीग्रल को नॉर्मल इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स तो भी आंसर वही आता है। अगर आप फंक्शन का इस वेरिएबल के साथ एक ग्राफ ड्रॉ कर सकें, हर बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कभी कभी कर्व भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्राफ बन सका तो उस ग्राफ के नीचे इन्हीं दो लिमिट्स के बीच में जो एरिया है वो एरिया भी इस डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आगे कई बार यूज़ होना है। डेफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स होती हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना है, उसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी वैल्यूएट कर सकते हो। दूसरा तरीका, एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, उसका आंसर भी सेम आएगा। सो दोबारा फिर देख लो, इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूले यूज़ कर दिए हैं, 4 बेसिक फॉर्मूले हैं। x पावर n dx को करेंगे इंटीग्रेट, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ऑनली dx हो x आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू फंक्शन हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। मल्टीपल फंक्शंस के सम या डिफरेंस है, ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इंटीग्रल को सभी पे इवेल्युएट करो, सभी पे स्प्रेड कर दो और सेपरेटली उनको इंटीग्रेट करो। और लास्ट में हमने किया डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको इंटीग्रेट करने के 2 तरीके थे। नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए, अपर लिमिट डालिए, फिर लोअर लिमिट डालिए और माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है एरिया अंडर द ग्राफ निकालिए। तो पहले ग्राफ चाहिए हमें बिटवीन फंक्शन एंड द वेरिएबल, उस ग्राफ के नीचे इन्हीं 2 लिमिट्स के बीच का एरिया निकालिए, वो एरिया भी डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर होगा। थैंक यू।